आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको एक हार्ट टचिंग इवेंट बता रहा था, जिस समय मैं अपने चाचा के घर से जब बाहर निकल के मैंने रिक्शा पकड़ा और रिक्शे वालों को कहा मुझे अमुक होटल में जाना है। वो बोले बैठ जाइए, मैं बैठ गया। और उस समय मुझे वो सारे मोमेंट याद आ रहे थे कि चाचा की वो दशा, चाचा का वो कमरा, वो कमरे में 15 साल से कोई रंग नहीं है, पूरी चारों तरफ खाली हो रखी थी दीवारें। फिर भी चाचा ने मुझे 500 रुपये दिए और कहा कि तू जाके बच्चों को देना, कहना तेरे दादा ससुर ने दिए हैं। और बहू के लिए कहा कि बहू को भी कहना तेरे काका ससुर ने दिए हैं। मैं इतना गदगद हो गया था कि आज भी रिश्ते जिंदा हैं। तो ये सब सोच रहा था, वो सपने की चीजें मुझे याद आई थी कि सपने ने मुझे क्या बता रहे था, और कैसे मेरा अचानक प्रोग्राम बना, कैसे माँ ने मुझे कहा कि तू को पल्लू जा कर के आ। ये सारी चीज़ों पर मैं बहुत गहन चिंतन कर रहा था। तब तक मेरी होटल आ गई। मैं होटल में आ करके रिक्शे वाले को पैसे दिए, रूम में आ गया। वहाँ बैठ करके मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार कलकत्ता फ़ोन करूँ अपने घर के फ़ोन पर। फिर भी दिमाग में आया कि नहीं, फ़ोन तो नहीं करेंगे, कि फ़ोन करने से वो लोग भी परेशान होंगे। मैंने क्यों ना मैं अपनी धर्म पत्नी से बात करूं। फिर दिमाग में आया नहीं, अभी ये बातें नहीं करूंगा। फिर मैंने धर्म पत्नी को फ़ोन मिलाया। उसने कहा कि तो आप कैसे हो। मैंने कहा ठीक है, आज तो मैं जयपुर में हूँ, कल मैं सुबह निकलूँगा पल्लू के लिए। आप मम्मी को बता देना कि कल सुबह मैं पल्लू के लिए निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। और इधर उधर की घर की बातें वगैरह सब होती रही। मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद में सुबह मैं जल्दी स्नान वगैरह करके नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर मैं होटल के काउंटर पर आया। आके मैंने कहा कि मेरी गाड़ी रेडी है। उन्होंने कहा हाँ साहब आपकी गाड़ी रेडी है, 15 मिनट हो गए। ड्राइवर, मैंने कहा ड्राइवर अच्छा दिया तो जानता तो पल्लू। बोला आप चिंता न करें, ये राजस्थान का चप्पा चप्पा जानता है। मैंने उसे बता दिया कि ये कलकत्ते से आए हुए हैं, ये पल्लू नहीं जानते हैं, तुम इनको वहाँ ले जाना दर्शन। बोला मैं जानता हूँ, मैं मंदिर में गया हुआ हूँ कई लोगों को लेकर के। तो मुझे तसल्ली हो गई कि जिस शख्स को वो दे रहा है वो मुझे सही दर्शन करवा के ले आएगा। अब मैं गाड़ी में बैठा। बैठने के बाद के अंदर हम लोग पल्लू पहुँचे। उसने मंदिर में मुझे गाड़ी बाहर खड़ी कर दी। बोला कि सर आप भीतर चले जाइए, वहाँ पे ब्रह्माणी माता का मंदिर है, आप दर्शन कर लीजिए, तब तो मैं गाड़ी में हूँ। मैंने कहा कि तुम भी चलो, जब इतनी दूर आए हो तो दर्शन में क्या हर्ज है। बोले नहीं सर, हम लोग तो जीण माता को मानते हैं। अरे जीण माता, ब्रह्माणी माता सर एक ही हैं, श्रद्धा होनी चाहिए बस। चलो, मैं उसको ज़बरदस्ती करके गाड़ी को लॉक करवाई। हम लोग अंदर चले गए, दर्शन वगैरह किए। करने के बाद में बाहर आ गए। आने के बाद के अंदर हम लोग वहाँ से वापस जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद में मुझे 2 दिन का काम था वहाँ पर जयपुर में। कंपनी की तरफ से मैंने वो सब काम वाम सलटाया। सलटाने के बाद में मैं ट्रेन पकड़ के कलकत्ता आ गया। मगर मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूम रही थी कि ये मैं किसके साथ साझा करूं। मुझे ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था जिसको मैं बता सकूं कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। ओपी जाना, शाम को घर आना, ऐसे करके वो दिनचर्या चलने लगी। काफ़ी टाइम निकल गया। करीब 6 महीने बाद में सुबह 9:30 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ।
मैंने उन चाचा को वहाँ देखा गेट के ऊपर। मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा चाचा आप? बोला मैंने तुझसे कहा था ना, वादा किया था ना कि मैं कलकत्ता आऊँगा। मैं आ गया। मैंने तुरंत उनके पैर छुए, अंदर बुलाया, उनको बैठाया। मम्मी को कहा मम्मी देखो चाचा आए हैं। मम्मी के उन्होंने पैर छुए, पिताजी के पैर छुए, बहू आ करके उनके पैर छुए। बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसके बाद में काफ़ी देर हम लोग आस्ते बातें करते रहे। मैंने कहा कि चाचा मैं तो ओपी जा रहा हूँ, शाम को आपसे बातें करूँगा। इतना कह करके मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब मुझे ये था कि मैं शाम को आके चाचा सारी बातें करूँगा। शाम को उस दिन मैं करीब 6:30 बजे घर पे आ गया। आने के बाद में मैंने चाचा से कहा कि बहू से पहले पूछा, हमने चाचा खाना वगैरह खिलाया? बना सब खा लिए हैं, पापा भी खाए, पापा जी भी खा लिए हैं, मम्मी जी भी खा ली है, बस आप बच्चे भी खा चुके हैं, अब आप खाएंगे तो मैं खाऊंगी। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद के मैंने खाना वाना खाया। खाने के बाद में फिर मैं चाचा के पास आया। मैंने चाचा जी अब बताइए, मेरे वहाँ से आने के बाद में आपने कम से कम मुझे इतना याद रखा कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं बेटा देख, मैंने तूने जब मुझे कहा कि चाचा कलकत्ता आना, और मैंने तुमसे वादा किया था मैं कलकत्ता आऊँगा, और मैं आ गया। मैंने कहा चाचा बहुत अच्छा आपने काम किया है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहो, तो जब तक आपकी इच्छा हो, क्योंकि मैं भी आपका बेटा हूँ, और ये जो पिताजी उनके आप छोटे भाई हो, तो मेरे छोटे पापा हुए ना आप। बोला बेटा इतना मानते हो ये बहुत बड़ी बात है। हमने कहा नहीं चाचा मानता नहीं हूँ, मैं दिल से मानता हूँ आपको, आप यहीं रहो। लेकिन मैंने देखा कि उनके शरीर के अंदर एक अस्थमा टाइप की कोई बीमारी थी, जिनके काफ़ी सांस उठता था। सांस ऐसा मतलब कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। 3-4 दिन तो रहे। रहने के बाद में एक दिन मैं शाम को 6:30 बजे जब घर में घुसा, तो मैंने देखा बरंडे में वो खड़े हुए सांस ले रहे थे। इस तरीके की उनको सांस आने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा चाचा क्या बात है? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, थोड़ी ये सांस उठ रहा है इसलिए। मुझे चाचा एक काम करो भीतर आओ। भीतर उनको बैठाया। हमने कहा आप चिंता मत करो। बोले नहीं बेटा एक काम कर, तू आया ऑफिस से खाना वाना खा ले। कमरे में वो सोफे में बैठे हुए थे, लेकिन उनके आराम नहीं मिल रहा था उनको। तो मैं खाना वाना खा लिया। तो खाने के बाद में कोई 2-4 मिनट ही मैं बैठा था, तब तक कि मेरे पास मेरा लड़का आके बोला कि दादाजी आपको बुला रहे हैं। हमने कौन से दादाजी? बोले छोटे वाले। मैं तुरंत गया, मैंने कहा बोलिए। बोले बेटा मेरे को आज बर्दाश्त में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं कहा रुकिए आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब रविवार मतलब कि शनिवार का दिन, अब 6:30 बजे बाद के मोस्टली कौन मिले, डॉक्टर वगैरह सब चले जाते हॉलीडे एंड में। अब मैंने 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हाँ एक डॉक्टर है, मैं उनका नंबर भेजता हूँ, उसको आप बुला लो, आपके घर के पास ही है, उसका खुद का नर्सिंग होम भी है। हमने कहा आप नंबर भेजो। मैंने उससे कांटेक्ट किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मेरे चाचा जी के अस्थमा के मरीज़ हैं, उनके सांस उठ रहा है, तो एक बार डॉक्टर साहब आके देख लेंगे क्या? बोला आप मुझे एड्रेस भेजो। मैंने उनको एड्रेस लिखा दिया। उन्होंने तुरंत वो करीब आधे घंटे में पहुंच गए घर पर। आके दादाजी लेटे हुए थे बेड के ऊपर। उन्होंने उनको देखा, पूरा चेकअप किया। करने के बाद में मुझे कहा कि मुझे लगता है इनके माथे में ऑक्सीजन नहीं जा रहा। हमने डॉक्टर साहब क्या बात बोल रहे हैं? बोला हाँ इनके माथे में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, इसलिए इनके ये सांस वाला अटैक कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करो। हमने कहा डॉक्टर साहब हॉस्पिटलाइज करूँ कहाँ करूँ? तब तक चाचा जी वहाँ लेटे हुए कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप एक काम करो, मुझे कोई गोली दे दो, उससे मैं कम से कम रात भर तो मैं सो जाऊँ, सुबह आप बोलोगे वहाँ पे मैं एडमिट हो जाऊँगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए चाचा जी क्या बोल रहे हैं। बोले देखिए मैं तो अलाउ नहीं करूँगा, बेटर इमीडिएट इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
तो मैंने कहा डॉक्टर फिर मैं क्या करूँ, आपको एडवाइस कीजिए कौन से हॉस्पिटल है। बोले मेरा नर्सिंग होम है, वहाँ ले आओ उनको। मैंने कहा ठीक है। बोले ऐसे मत लेके आना, इनको एम्बुलेंस में लेकर के आओ, ज़्यादा जर्किंग नहीं होनी चाहिए स्ट्रेचर पे इनको। मैंने कहा साहब डॉक्टर बोले एम्बुलेंस, बोले मेरे यहाँ पर है, मैं उसको बोल देता हूँ वो आके ले जाएगा, आप तब तक इसको लेके आओ। एम्बुलेंस आ गई, मैं उनको एम्बुलेंस के अंदर वो स्ट्रेचर में डाल करके उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल मतलब ये नर्सिंग होम ले गया। इमीडिएट 1 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट चालू हो गया। जब ट्रीटमेंट चालू हो गया, मैं नीचे बैठा हुआ, ऊपर डॉक्टर था, नर्स थी, वो क्या कर रहे हैं, कौन सा इलाज कर रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं नीचे बैठा खाली इंतजार कर रहा था, वो सोच रहा था क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। इन द मीन टाइम करीब रात के 3 साढ़े 3 बजे ऊपर से एक नर्स आई, आके उसने कहा कि इस फॉर्म पे आप साइन कीजिए। मैंने क्या चीज़ का फॉर्म है? बोले देखिए ये फॉर्म हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए करवाते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए उसमें नर्सिंग होम और डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने साइन मैं तभी करूँगा, पहले मैं अपने पेशेंट को देखूंगा, मेरे चाचा को देखूंगा, उसके बाद में मैं आप जिस पे बोलोगे वहाँ साइन कर दूंगा। उन्होंने ठीक है आप बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ऊपर गई और 2 मिनट में नीचे आई, बोले चलिए डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि चाचा बेड पे लेटे हुए और दोनों हाथों से उनके छाती को पंप कर रहा था डॉक्टर। मैं जब वहाँ गया जाके मैंने उनको हटाया, मैंने कहा कि चाचा कैसे आप? चाचा ने उसको मेरे को देखा, देख के थोड़े हंसे, हंसने के बाद में कहा नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। उन्होंने जब इशारे से कहा कि मैं ठीक हूँ, वो चेहरे में थोड़ी हंसी थी। मैं नीचे आकर के साइन कर दिया। साइन करने के बाद में मैं नीचे आके फिर बैठ गया। करीब 20 मिनट ही बीती होंगे, करीब समझ लीजिए 4 बजे करीब नर्स नीचे आई, आके बोले कि आपके जो चाचा है ही इज नो मोर। हमने क्या बोल रही हैं? बोला हाँ वो बचे नहीं, एक्सपायर कर गया। मैं तुरंत ऊपर भागा, भाग कर देखा डॉक्टर उनको यहाँ से पंप कर रहा था छाती को। मैं तुरंत उनको हटाया, हमने कहा कि डॉक्टर साहब क्या? तो बोला मैं क्या करूँ, मैंने बहुत चेष्टा की। आप देखिए इस बाल्टी के अंदर कितने मैंने इंजेक्शन पुश किए हैं, लेकिन जरा से भी सुधार का कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा था, कोई दवाई इनके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। हम लोग बहुत चेष्टा करते बचाने की, अब ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी की चलती नहीं है, और इसलिए ये हो गया। इतना सुनने के बाद मैं बाहर आया, नीचे बैठा, वेटिंग रूम में बैठ करके मैं सोचने लगा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। घर में किसको बताऊं, फोन करूं? पिताजी को पता चलेगा उनका छोटा भाई एक्सपायर कर गया है, उनको धक्का लगेगा। और दूसरी बात मम्मी को बताऊं तो मम्मी भी सोचेगी कि अभी तो गए थे आज और सुबह तुमने समाचार दे दिया। मैं इसे सोच ही रहा था, इतनी देर में असिस्टेंट आया, डॉक्टर आकर उसने कहा कि देखिए साहब आप इस डेड बॉडी को आप तुरंत यहाँ से ले जाइए। क्यों? कि यहाँ ओनर्स मतलब पेशेंट हैं, उनको ये पता चले कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है तो उन पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके आप इनको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। मैं डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना सोचने के बाद में मैं घर में मैंने फ़ोन न करके मैंने सीधा मैंने कहा कि मैं 15 मिनट में आता हूँ। मेरा घर वहाँ से कोई 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था। घर पहुँचा, पहुँचने के बाद में मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी एक बार बरामदे में आप आइए। पिताजी बरामदे में आए, बोले क्या बात है? बोले पिताजी चाचा जी नहीं रहे। क्या? मैंने उन्होंने बहुत चेष्टा की लेकिन नहीं रहे वो। अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम एक काम कर, तेरी मम्मी से जाके बात कर। तो मम्मी ने देखा कि पिताजी नहीं है, वो बंदे में मैं और पिताजी बात कर रहे हैं, तो बाहर आ गई।
बोले क्या बात है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो पापा ने बताया कि ऐसी सी बात है और वो नहीं रहे। और ये पूछा क्या करना चाहिए? तो बोले अंदर आओ। हम लोग तीनों जने कमरे में बैठे। मम्मी ने मुझे बताया कि देखो, ये शादीशुदा तो थी नहीं, तो यहाँ लाने से फायदा भी क्या? इससे अच्छा इनको डायरेक्ट आप शमशान ले जाओ। मैंने कहा कि पापा जी आप क्या बोल रहे हो? बोले तेरी जो मम्मी बोल रही सही बोल रही है, तुम जाओ और उनको वहाँ से सीधा शमशान ले जाओ, जो भी अंतिम संस्कार करने हैं तुम लोग वहाँ करो। हमने कहा ठीक है पापा जी। इतना कह के मैं हॉस्पिटल आया। आने के बाद में मेरे एक काफ़ी खास दोस्त थे, उसको मैंने फ़ोन किया। बोले यार सुबह 4:45 तुमने फ़ोन किया, क्या बात है? मैंने उसकी पूरी घटना बताई, ये हो गया। उसने कहा चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। तो ठीक, मैंने कहा कि एक जने को और ले आना। बोले ठीक है, चिंता मत कर, एक जने को और लेकर के आ रहा हूँ। तो वो दोनों जने करीब 15 मिनट में वो लोग पहुँच गए। मैंने कहा कि एक काम करो, एक गाड़ी मंगवा लो, मेटाडोर, जिसके अंदर मतलब सामान जाता है। तो बोले यार वो डेड बॉडी ले जाएंगे। हमने कहा आप देखो जैसे भी हो लेकर के आओ। बोला ठीक। अब मैं और मेरे ड्राइवर को मैंने कहा तू जाना मत कहीं पर, तुम भी मेरे साथ चलना है। मेटाडोर जैसे भी उसको लालच दिया पैसे का, मेटाडोर आ गई। उसके अंदर मैं और मेरा दोस्त, वो थोड़ा घबरा रहा था, तो असिस्टेंट जो बॉय बॉय मतलब कि वार्ड बॉय होता है, उसने कहा मैं एक साइड से पकड़ो, एक साइड आप पकड़ो। मैं वो पूरी चादर लेकर के वहाँ पर मेटाडोर में रखा, वो चादर हटा दी। हटाने के बाद हमने कहा आप जाओ, हम लोग जा रहे हैं। तब तक मैंने, मेरे दोस्त ने पेमेंट कर चुका था उसका, हॉस्पिटल का, नर्सिंग होम का। हम लोग लेकर निकल गए। मुझे लगता है कि मैंने आज फिर आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे क्या हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा। जरूर सुनिएगा, बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था ये।